डॉन जी पार्ट 4। जितेन जिसे अपनी जगह मैक होटल की निगरानी पर छोड़ गया था वो खरे था। मुंबई से टोनी पार्कर के साथ आया था। पार्कर के लिए वो कई सालों से काम कर रहा था। उसे वहां खड़े पौना घंटा ही बीता था कि तभी उसने चंकी को अपनी तरफ बढ़ते देखा। चंकी को खरे ने कभी देखा नहीं था, परंतु वो ये बात जानता था कि पार्कर को बंदर जैसे नजर आने वाले व्यक्ति की तलाश है। उसका नाम चंकी है और उसने मोहम्मद खान और त्रेहन की हत्या की है। यही वजह थी कि चंकी पर नजर पड़ते ही खरे बुरी तरह से चौंका। हक्का बक्का सा उसे देखता ही रह गया। चंकी उसके करीब पहुंचकर ठिठका। खरे पूरी तरह बौखला चुका था। जितेन कहाँ गया है? चंकी ने अपना कान खुजलाया। पता नहीं, खरे के होंठों से निकला। तुम मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गए? चंकी की आवाज में किसी तरह का भाव नहीं था। नहीं तो लगता है तुमने मुझे पहचान लिया है कि मैंने ही त्रेहन और मोहम्मद खान की हत्या की है, चंकी बोला। खरे ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर उसे देखा। मेरे साथ चलो, तुमसे बात करनी है, चंकी ने कहा। ये यहीं पर बात कर लो। साथ चले आओ, कहकर चंकी आगे बढ़ा। चंकी का खौफ खरे पर ऐसा था कि वह तुरंत उसके साथ हो गया। देवराज चौहान पर नजर रख रहे हो? हाँ हाँ, टोनी पार्कर ने कहा है। हाँ, मुगल बादशाह की दौलत पाने के लिए? मैं नहीं जानता, वो सूखे स्वर में बोला। टोनी पार्कर कहाँ है? यहीं, डेरा में। कब पहुंचा? आज ही। चंकी बातें करते हुए उसे गली से बाहर ले आया था। बाईं तरफ मुड़ने पर बाजार सा नजर आ रहा था, जबकि दाईं तरफ रेत का खाली मैदान सा दिख रहा था। वहां दो तीन ट्रक खड़े थे। चंकी खरे के साथ उन्हीं ट्रकों की तरफ बढ़ने लगा। वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था कि तभी खरे ठिठक कर बोला, मुझे कहां ले जा रहे हो? चेहरे से वो भयभीत दिखा। उन ट्रकों के पास। क्यों? वो ट्रक मैंने आज ही खरीदे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने ट्रांसपोर्ट का काम भी शुरू किया कर दिया है। खरे वहीं खड़ा रहा। आओ, चंकी बोला। नहीं। क्या तुम त्रेहन और मोहम्मद खान के पास जाना चाहते हो? चंकी का स्वर सामान्य था। खरे हड़बड़ाकर आगे बढ़ने लगा। टोनी पार्कर डेरा में कहाँ है? गुलजार होटल में। उसके साथ साथ कौन है? शौरी, महेश, शिव, बूंदी और इसके अलावा 8 लोग और भी हैं, खरे ने कहा। त्रेहन और मोहम्मद खान के बिना तो टोनी पार्कर लुटा पिटा दिखता होगा। उसके सारे काम वो दोनों ही संभालते थे। उनकी मौत से वो बहुत दुखी है, खरे बोला। तुम्हें पता है कि टोनी पार्कर बहुत जल्द मेरे हाथों मरने वाला है? चंकी ने कहा। खरे घबराकर ठिठक गया। किसी ने मुझे उसकी मौत का ठेका दिया है। मैं काफी बड़ी रकम ले चुका हूं। वैसे भी वो मुगल बादशाह की दौलत पाना चाहता है, जबकि मैंने भी उस दौलत को पाने की सोच लिया है। तो तुम टोनी पार्कर के साथ आधे आधे पर मिल जाओ, खरे बोला। चंकी ने शांत निगाहों से खरे को देखकर कहा, रुको मत, हमें ट्रकों के पास पहुंचना है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने 3 ट्रक खरीद लिए हैं और अपना धंधा बदलने जा रहा हूं। टोनी पार्कर भी जब ये जानेगा तो राहत की सांस लेगा। खरे पुनः आगे बढ़ने लगा। तुम टोनी पार्कर के साथ मिल जाओ, मैं बात करा देता हूं। वो अच्छा इंसान। मैं उसे मुगल बादशाह की दौलत में से आधा हिस्सा क्यों दूं? चंकी बोला। बात समझो, दोनों मिलोगे तो। वो ट्रकों के पास आ पहुंचे थे। छोड़ो इन बातों को, मेरे ट्रक देखो, बताओ ये कैसे हैं? मैंने सोचा है कि मुगल बादशाह की दौलत इन ट्रकों में भरकर यहां से ले जाऊंगा। कहते हुए चंकी की निगाह हर तरफ जा रही थी। इस वक्त वे ट्रकों की ओट में आ चुके थे और वहां पर उनके अलावा कोई दूसरा नहीं था। खरे ट्रकों को देखने लगा। तभी चंकी की बांह तेजी से हिली। हाथ खरे के सर पर गया। बाल मुट्ठी में पकड़े और जोरों से सर ट्रक की बॉडी से टकरा दिया। 1, 2 और 3 बार। खरे का माथा दोनों हिस्सों में बंट गया। आंखें फटी की फटी रह गई थी। चंकी ने जब उसे छोड़ा तो धड़ाम से नीचे जा गिरा। मर चुका था वो। चंकी शांत भाव से वापस चल पड़ा, परंतु कुछ कदम आगे बढ़ने पर जब सामने नजर पड़ी तो आंखें सिकुड़ गई। फिर वह सामान्य दिखने लगा। जहां से रेतीला मैदान शुरू हो रहा था वहां उदयराम खड़ा उसे देख रहा था। चंकी आराम से आगे बढ़ता जब उसके पास से निकलने लगा तो उदयराम बोला, मार दिया उसे? चंकी ठिठका, सर्द निगाहों से उदयराम को देखा। तुम उसके साथी हो? चंकी ने पूछा। नहीं, मेरा भी यही ख्याल था, क्योंकि तुम अलग खड़े होटल पर निगाह रख रहे थे।
तुम चंकी हो ना? हाँ, तुमने टोनी पार्कर के आदमी को मार दिया। तुमने त्रेहन और मोहम्मद खान को मारा था। पार्कर को तुम्हारी तलाश है। क्या तुम पार्कर को मेरे बारे में खबर देने वाले हो? चंकी पूरी तरह से शांत था। मुझे क्या पड़ी है? किसके लिए काम करते हो तुम? नागरे साहब के लिए। चंकी पहली बार मुस्कुराया। मैंने सुना है तुमने टोनी पार्कर को मारने का ठेका लिया है। उदयराम बोला। हाँ, तो देवराज चौहान पर नजर क्यों रख रहे हो? देवराज चौहान तेरी जायदाद है जो तू मुझसे सवाल पूछ रहा है? चंकी का स्वर सामान्य था। उदयराम ने उसे घूरा। तेरा भी नंबर लग सकता है, चंकी ने कहा और आगे बढ़ गया। उदयराम के दांत भिज गए। वो गुर्राकर बोला, हेकड़ी किसे दिखाता है? लगा मेरा नंबर, साले पीस के रख दूंगा। तेरे जैसे बहुत देखे हैं। परंतु चंकी रुका नहीं, आगे बढ़ता चला गया। उदयराम गुस्से से भरा वहीं खड़ा रहा, फिर कुछ देर बाद आगे बढ़ गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान और सोहनलाल अगले 2 दिनों तक होटल में ही रहे। बाहर निकलने वाला काम भी नहीं था उनके पास। रिम्मी और जगमोहन से वो फोन पर संपर्क में थे। वे हमीरा गांव में ही मौजूद थे। तीसरे दिन वो दोनों होटल से बाहर निकले और पैदल ही एक रेस्टोरेंट तक पहुंच गए। वो दोपहर का समय था, सो वहां लंच किया और वापस लौट आए। होटल से बाहर निकलने के पीछे मतलब था कि बाहर के हालातों का जायजा लेना, और उन्हें कई लोगों के मंडराने का वहां एहसास हुआ। वापस होटल के कमरे में पहुंचने पर सोहनलाल ने कहा, मैंने कुछ लोगों को होटल के बाहर देखा है। मैंने भी देखा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कुर्सी पर बैठ गया। ऐसे में हम मुगल बादशाह की दौलत तक पहुंच भी गए तो कोई भरोसा नहीं हमारे साथ क्या हो जाए। दौलत की बात तो दूर, हम जान के खतरे में बुरी तरह फंस सकते हैं। वो हमें मारकर दौलत ले जाना चाहेंगे, तब वो हमारा पूरा ध्यान रखेंगे क्योंकि हम उन्हें दौलत तक पहुंचा रहे हैं। देवराज चांद मुस्कुराए। और दौलत तलाश कर लेने के बाद क्या होगा? तुम देखना, उससे पहले ही बहुत कुछ हो जाएगा। मैं समझा नहीं। हमारे पीछे अलग अलग कई पार्टियां हैं। वो पसंद नहीं करेंगी कि कोई दूसरी पार्टी दौलत तक पहुंचे। ऐसे में वे ही एक दूसरे को रास्ते से हटाने लग जाएंगी। फिर रेगिस्तान में दबी दौलत को ढूंढ निकालना आसान नहीं है। कल 1 तारीख है, देखते हैं कल क्या होता है। 4 स्तंभों तक पहुंचने वाले वो दोनों लोग मुझे देखकर कैसा रुख अपनाते हैं। वो सिक्का कहाँ है? सोहनलाल ने पूछा। मेरी जेब में, कहते हुए देवराज चौहान ने सिक्का निकालकर सोहनलाल को दिखाया। अगला दृश्य। होटल के कमरे में मौजूद टोनी पार्कर बहुत परेशान नजर आ रहा था। 2 दिनों में उसके 3 आदमियों की हत्या हो चुकी थी। जो भी जितेन की जगह लेता वो मारा जाता। पार्कर समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कौन कर रहा है, परंतु उसे इतना तो यकीन था कि ये काम मोहनदासा या नागरे कर रहे हैं। वो भी डेरा पहुंच चुके हैं और उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। टोनी पार्कर समझ गया कि जब तक मोहनदासे और नागरे का खतरा रहेगा, तब तक मुगल बादशाह की दौलत को पाना आसान काम नहीं। ऐसे में बेहतर था कि मोहनदासा और नागरे को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये काम भी आसान नहीं था। ऐसे वक्त में पार्कर को त्रेहन और मोहम्मद खान की याद सताती कि वो पास में होते तो सब कुछ ठीक से संभाल लेते। टोनी पार्कर ने जितेन को फोन किया। हेलो। जितेन की आवाज कानों में पड़ी। तुम ठीक हो? पार्कर बोला। मुझे तुम्हारी चिंता सता रही है कि कोई तुम्हारी भी जान ना ले ले। मैं ठीक हूं। कुछ पता लगा कि हमारे लोगों को कौन मार रहा है? यहाँ नागरे के आदमी हैं, यहाँ नागरे के आदमी भी हैं और मोहनदासा के भी। कोई भी ये काम कर सकता है। मेरे ख्याल में हमें भी उनके आदमियों को खत्म कर देना चाहिए। अभी नहीं पार्कर साहब, इन बेकार की बातों में पड़ेंगे तो असली मकसद से पीछे रह जाएंगे। तो क्या मैं अपने आदमी खत्म करवाता रहूं? टोनी पार्कर गुर्राए। हम सबसे निपट लेंगे, परंतु पहले देवराज चौहान को देख लें कि वो किस चक्कर में है। आज तीसरे दिन वो सोहनलाल के साथ होटल से निकला और पास के रेस्टोरेंट में लंच करके वापस अपने होटल में चला गया। कल 1 तारीख है और उन 4 स्तंभों के पास 1 तारीख को ही 2 लोग आते हैं। देखते हैं कल क्या होता है। मेरे ख्याल में मुगल बादशाह की दौलत का स्तंभों के पास हर 1 तारीख को आने वाले 2 लोगों से अवश्य कोई वास्ता है। कल जरूर कुछ होगा। जितेन की आवाज पार्कर के कानों में पड़ी। महज लंच करने के लिए देवराज चौहान तीसरे दिन होटल से बाहर निकला। मेरे ख्याल में वो होटल के आसपास की स्थिति भांपना चाहता होगा कि ठीक है, तुम सतर्क रहो। मेरे 2 आदमी तुम पर नजर रखे हुए हैं।
अगर कोई तुम्हारी जान लेने की चेष्टा करेगा तो वो अब बचेगा नहीं। अगला दृश्य, जितेन ने मोबाइल बंद करके जेब में रखा। वो टोनी पार्कर से भी ज्यादा परेशान था। वजह यह थी कि उसे पूरा विश्वास था कि उसकी जगह लेने वाले दोनों आदमियों को चंकी ने मारा था। ऐसे में मन ही मन उसे डर था कि कहीं कहीं चंकी उसे भी खत्म न कर दे। इन 2 दिनों में वो चंकी की झलक नहीं पा सका था। आखिरकार जितेन ने चंकी को फोन किया। कहो, चंकी की आवाज कानों में पड़ी। तुम्हें कैसे पता कि मेरा फोन है? जितेन के होंठों से निकला। मैंने तुम्हें फोन निकालते देख लिया था। ओह, तो तुम पास ही कहीं हो। जितेन की नजरें हर तरफ घूमी। मुझे तलाशो मत। मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। किस बात के लिए फोन किया तुमने? पिछले 2 दिनों से जो भी मेरी जगह ले रहा है उसकी हत्या हो जाती है। तुम कर रहे हो ये सब? हाँ। क्यों? मुझे पार्कर के आदमी पसंद नहीं। तुम इसलिए बचे हो कि मेरा साथ दे रहे हो। जितेन के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। चैन की सांस ली, फिर बोला, पार्कर बहुत गुस्से में है। उसने 2 आदमी मेरी निगरानी पर लगा रखे हैं कि कोई मुझे मारना चाहेगा तो वो उसे मार दें। ऐसा ही तब भी होगा जब कोई दूसरा आदमी मेरी जगह लेने आएगा। इन बातों से मैं डरने वाला नहीं। चंकी का शांत स्वर कानों में पड़ा। ये तुम जानो, मैंने यही बताने के लिए फोन किया। जितेन ने कहा। पार्कर बहुत जल्द मेरे हाथों से मरेगा। चंकी बोल उठा। अगला दृश्य, अगले दिन सुबह 7 बजे के करीब देवराज चौहान का फोन बजने लगा। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। डॉन जी, शुभ प्रभात। सुबह सुबह फोन करने की माफी चाहता हूं, परंतु आज महीने की पहली तारीख है और रेगिस्तान में 4 स्तंभों के पास पहली तारीख को ही वो 2 लोग आते हैं। तो मैंने सोचा कि तुम्हारी आंख खुल गई होगी, वहां चलने की तैयारी हो रही होगी। पर मुझे समझ नहीं आया कि मुगल बादशाह की दौलत से उन दोनों का क्या कनेक्शन है। ये बात सही थी कि देवराज चौहान और सोहनलाल इस वक्त होटल छोड़ने की तैयारी में थे। देवराज चौहान ने कहा, काम की बात करो। मैंने तो काम की ही बात की है। तुम्हें मेरी बात बेकार लगी क्या? देवराज चौहान ने फोन काट दिया। चंद पलों में ही फोन फिर बजने लगा। अब तुम काम की बात करोगे? देवराज चौहान ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। नागरे मोहनदास साहब टोनी पार्कर डेरा में मौजूद है। उनके आदमी तुम्हारे होटल के बाहर फैले हैं। चंकी भी वहां है। हाँ, चंकी तो पार्कर के 2 आदमियों की हत्या कर चुका है। तो मैं कह रहा था कि तुम होटल के सामने से निकलो या पीछे से, इन लोगों की नजरों से बच नहीं सकते। उसकी आवाज देवराज चौहान के कानों में पड़ रही थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वक्त तुम 4 स्तंभों वाली जगह पर जाने की सोच रहे होगे। हम सम गांव के लिए निकलने ही वाले हैं। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। उन लोगों की निगाहों से बचने की चेष्टा मत करना, कोशिश बेकार रहेगी। सलाह के लिए शुक्रिया, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। फिर सोहनलाल से बोला, मोहनदास साहब पार्कर और नागरे डेड़ा गांव पहुंच चुके हैं। उनके आदमी होटल के बाहर हैं। चंकी भी बाहर मौजूद है। मुझे तो ये तुम्हें फोन करने वाला सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है, सोहनलाल बोला। देवराज चौहान मुस्कुराया। ये भी कहीं ना कहीं जल्द ही हमें मिलेगा। जो बाहर है उनका क्या करना है? सोहनलाल ने पूछा। उनकी परवाह मत करो। हमें खुद नहीं मालूम कि दौलत कहाँ है और उन्हें दौलत चाहिए। आओ चलें। अगला दृश्य, देवराज चौहान और सोहनलाल सम गांव टैक्सी पर पहुंचे। पीछे कोई आ रहा है या नहीं इस बात की उन्हें जरा भी परवाह नहीं थी। टैक्सी चली गई तो सोहनलाल बोला, 4 स्तंभों तक जाने के लिए गिरधर को साथ लेना है? नहीं, हम अकेले ही जाएंगे। रेगिस्तान का सारा रास्ता एक जैसा लगता है। हम रास्ता भटक भी सकते हैं। थोड़ा सा रास्ता है, उस दिन मैंने अच्छी तरह देखा था। हम नहीं भटकेंगे। दोनों रेगिस्तान की तरफ बढ़ गए। तेज धूप निकली हुई थी। गर्मी अभी से ही इतनी ज्यादा थी कि पसीना बह रहा था। होटल से ही चलते वक्त दोनों ने पानी की 2 बड़ी बोतलें साथ ले ली थी। रेगिस्तान की रेत गर्म हुई पड़ी थी, परंतु पांव में जूते होने की वजह से उनका बचाव हो रहा था। दोनों बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ आगे जाने पर सोहनलाल ठिठका और पलटकर पीछे देखा। क्या देख रहे हो? देवराज चौहान ने भी रुककर पीछे नजरें मारी। वो देखो, कुछ लोग हमें ही देख रहे हैं। वो गांव के नहीं है। उनकी परवाह करना छोड़ दो। फिर दोनों आगे बढ़ने लगे। सूरज आग के गोले जैसा असर दिखा रहा था। दोनों पसीने में भीगने लगे।
सिर तपा सा लगने लगा। कपड़ों के भीतर बहते पसीने की लकीरें दौड़ने लगी थी। इस तपती गर्मी में दिन भर रहना पड़ेगा, सोहनलाल बोला। मत भूलो कि मुगल बादशाह की दौलत भी रेगिस्तान में ही कहीं दबी है। हो सकता है हमारा आगे का काफी वक्त इसी रेगिस्तान में झुलसते बीते, देवराज चौहान ने कहा। ऊपर से सूरज और नीचे तपती रेत, वो दोनों जैसे भुने जा रहे थे। देवराज चौहान और सोहनलाल को चार स्तंभ दिख गए, परंतु वो काफी हद तक रास्ता भटक गए थे और स्तंभ काफी दूरी पर उन्हें दिखे तो वो स्तंभों की तरफ बढ़ने लगे। रेगिस्तान में गाइड होना जरूरी है, सोहनलाल बोला। सच में, देवराज चौहान का गर्मी से परेशान चेहरा हर तरफ घूमा। उस दिन यहाँ आए थे फिर भी रास्ता भटक गए और स्तंभों से काफी दूर आ निकले। सोहनलाल दूर स्तंभों को देखकर कह उठा, गिरधर तो बता रहा था कि एक आदमी 1 तारीख को सुबह ही स्तंभों के पास आ जाता है, परंतु मुझे तो वहां पर कोई आया नहीं दिख रहा। क्या पता आज कोई आए भी ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों में से कोई ना आए, देवराज चौहान बोला। दोनों स्तंभों के पास पहुंचते जा रहे थे। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ना आए, सोहनलाल बोला। दोनों स्तंभों के पास आ पहुंचे। एक स्तंभ गिरा हुआ था, 3 खड़े थे। देवराज चौहान ने तीनों स्तंभों को ध्यान से देखते हुए कहा, इन स्तंभों पर कभी छतरी पड़ी होगी, यानी कि रेगिस्तान में छतरी होगी, ताकि मुसाफिर रेगिस्तान में सफर करते करते थक जाएं तो छतरी की छांव में आराम कर सकें। स्पष्ट है कि कभी लोग रेगिस्तान में लंबा सफर तय किया करते थे। सोहनलाल की निगाह रेगिस्तान में हर तरफ घूम रही थी। सम गांव के यहां से नजर आने का तो कोई मतलब ही नहीं था। एकाएक सोहनलाल अजीब सी स्वर में कह उठा, क्या तुम जानते हो कि सम गांव किस दिशा में है? चारों तरफ देखते हुए देवराज चौहान ने इंकार में सर हिला दिया। फिर हम वापस कैसे पहुंचेंगे? रास्ता भटक जाएंगे। शायद हमें रास्ते का ठीक से पता भी नहीं है। देवराज चौहान ने पानी के 2 घूंट पिए, फिर बोला, उन दोनों के यहाँ आने पर हमें सम गांव की दिशा पता चल जाएगी। हमें गिरधर को साथ लाना चाहिए था। सोहनलाल ने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखकर बोला, 11 बज रहे हैं, जबकि गिरधर ने कहा था कि उनमें से एक कार पर सुबह ही आ जाता है। फिर वह सम गांव से ऊंट पर बैठकर इन स्तंभों के पास तक आता है। लेकिन 11 बज गए, कोई भी नहीं आया। अगला दृश्य। तब 12 बजे थे जब देवराज चौहान ने कहा, वो देखो उस तरफ। देवराज चौहान ने इशारा किया। दूर रेगिस्तान में रहकर कोई हमें देख रहा है और उस तरफ भी कोई है। एक तरफ 3 लोग हैं और एक तरफ 2 लोग। ये टोनी पार्कर नागरे मोहनदासा में से किसी के आदमी हैं, सोहनलाल बोला। वो लोग हमें नजरों से ओझल नहीं होने दे रहे। सुबह से ही वो हमारे पीछे पीछे रेगिस्तान में इसलिए नहीं आए क्योंकि वो जानते थे कि हम इन्हीं स्तंभों के पास आने वाले हैं। मुझे उन दोनों की फिक्र हो रही है जो हर 1 तारीख को यहाँ आते थे और वो अभी तक नहीं पहुंचे। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें हर तरफ घूम रही थी। झुलसती गर्मी में उन दोनों का बुरा हाल था। रह रहकर वो पानी का घूंट गले से नीचे उतार रहे थे। धूप से तप कर चेहरा सख्त होने लगा था। बांह से वो बार बार आए और गालों से टपकते पसीने को पोंछ लेते थे। गिरधर तो कहता था कि एक तो सुबह ही आ जाता है। वो देखो, एकाएक देवराज चौहान ने कहा, कोई आ रहा है। सोहनलाल की निगाह उधर जा टिकी। वो अकेला व्यक्ति था और रेत पर धीमे धीमे चलता इसी तरफ आ रहा था। हाथ में बोतल जैसा कुछ थाम रखा था, जिससे वो रह रहकर घूंट भर लेता था, परंतु वो दूर था, कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। लगता है बाद में पहुंचने वाला आज पहले आ गया, सोहनलाल आंखें सिकोड़कर कह उठा। गिरधर ने बताया था कि एक तो दौलतमंद है जो सम गांव तक कार पर आता है, फिर ऊंट पर सवार होकर इन स्तंभों के पास आता है। दूसरा दोपहर बाद पैदल ही आता है जो कि गरीब है। ये वही होगा। वो काफी पास आ गया था। दोनों की निगाहें उसी पर टिकी थी। उसने मैली हो रही कमीज पहन रखी थी, नीचे पैंट और लेदर की चप्पलें पहन रखी थी, जिनकी वजह से वो रेत पर ठीक से चल नहीं पा रहा था। वो 45 वर्ष का था। गालों पर 5-7 दिन की शेव बड़ी हुई थी। इस वक्त वो गर्मी से बेहाल लग रहा था और पसीने में नहाया हुआ था। सिर के बाल भी माथे पर पसीने से चिपके लग रहे थे और हाथ में विस्की की आधी खाली हुई बोतल दबी थी। गर्मी और नशे की वजह से उसके गाल तमतमा रहे थे, आंखें सुर्ख सी हो रही थी। उसकी हालत देखकर ये बात तो स्पष्ट झलक रही थी कि वो अपनी जिंदगी के बुरे वक्त से गुजर रहा है। वो 20 कदम दूर खड़ा होकर इन दोनों को घूरने लगा था।
आ जाओ दोस्त, सोहनलाल ने कहा। वो आगे बढ़ा और पास आ पहुंचा। हैरानी है, वो बोला, जब भी यहां आता हूं तो उस कमीने को घंटों भुगतना पड़ता है, लेकिन आज तो नए चेहरे देख रहा हूं। वो क्या मर गया या अस्पताल में भर्ती है? तुम लोग उसके क्या लगते हो? सोहनलाल ने मुस्कुराकर देवराज चांद को देखा। तुम हर महीने पहली तारीख को यहां आ रहे हो। और क्या, 28 वर्ष हो गए इस मुसीबत को भुगतते भुगतते। बाप ने मरते हुए वादा लिया था कि चाहे जो भी हो जाए महीने की पहली तारीख को यहां जरूर पहुंचूं। खुद तो मर गया, मुसीबत मेरे गले डाल गया। मानो तो मुसीबत, ना मानू तो मुसीबत, ना मानू तो दिल नहीं मानता। वो तुम्हारा रिश्तेदार तो ऊंट पर बैठ कर आया करता था, अपनी अकड़ में रहता था। वो हमारा रिश्तेदार नहीं है तो हम वो ही हैं जिनसे मिलने की आशा में तुम दोनों यहां आते हो। देवराज चांद बोला। वो चौंका, हैरानी से दोनों को देखने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? मामचंद नाम है मेरा। वो अभी तक हैरान था। तुम दोनों कौन हो, एक बार फिर कहना। देवराज चांद ने जेब से सिक्का निकाला और उसे दिखाया। उसकी आंखें और फैल गई। फौरन आगे बढ़ा और देवराज चांद के हाथ से सिक्का लेकर उसे ध्यान से देखने लगा। फिर बोतल को रेत में धंसाकर फिक्स कर दी। देवराज चांद और सोहनलाल की निगाहें उस पर थी। उसने सिक्के पर से निगाहें हटाकर दोनों को देखा। भाई गॉड, ये तो वही सिक्का है। देवराज चांद ने उसके हाथ से सिक्का लेकर अपनी जेब में डाल लिया। मैंने सही कहा ना कि तुम हमसे मिलने ही आते थे यहाँ? उसने अपना हाथ पसीने से भरे चेहरे पर फिरा कर फिर आंखें मलकर गहरी सांस ली। मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि ये सब सच है। मैं तो सिर्फ इसे अपने बाप का फितूर ही समझता था। मामचंद दोनों को अविश्वास भरी निगाहों से देखता कह उठा। तुम लोग सच में वो सिक्का लेकर आए हो? सिक्का तुमने देख लिया है, सोहनलाल बोला। हाँ, मैंने देखा। तुम लोग कौन हो? मेरा नाम सोहनलाल है और ये देवराज चौहान है। क्या करते हो? ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, सोहनलाल बोला। मैं इसका मैनेजर हूँ। ये तो बिजनेसमैन लगता है पर तुम मैनेजर नहीं लगते, मामचंद बोला। मेरे 10 बच्चे हैं, सारी तनख्वाह उसी में चली जाती है, इसलिए बन ठन कर नहीं रह पाता। वैसे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और साहब का सारा बिजनेस मैं ही देखता हूँ। वैसे एक और मैनेजर है, उसका क्या नाम है? जगमोहन। वो चीफ मैनेजर है। और किस चीज का बिजनेस है? विदेशों में कागज सप्लाई करने का। विदेशों में कागज सप्लाई करने का? मामचंद ने चेहरे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा। हिंदुस्तान वाले तो विदेशों से कागज मंगवाते हैं। ये अजीब बात है कि तुम लोगों से विदेशी कागज मंगवाते हैं। विदेश में बढ़िया कागज बनता है जो हम मंगवाते हैं, परंतु घटिया कागज विदेशों में नहीं बनता, देवराज सोहनलाल ने सहज स्वर में कहा। उन्हें अक्सर घटिया कागज की भी जरूरत पड़ती है जो वो हमसे मंगाते हैं। पर तुम हमसे इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? तुम्हें सिक्के से मतलब था, वो तुमने देख लिया। देख लिया है, परंतु मैं ये बात हजम करने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम लोग वास्तव में आ पहुंचे हो। 250-300 सालों बाद कोई कोई उस मुगल बादशाह की दौलत का दावेदार आया है। मामचंद मुस्कुराया। शायद 350 साल हो गए हैं, देवराज चौहान बोला। कितने भी हो गए हों, इससे क्या फर्क पड़ता है? मामचंद ने लापरवाही से कहा, फिर रेगिस्तान में नजरें दौड़ाता हुआ कह उठा। आज रैना नहीं आया? वो कमीना तो हमेशा ही मेरे आने से पहले यहाँ मौजूद होता है। रैना कौन? देवराज चौहान ने पूछा। जिसके पास नक्शे का दूसरा हिस्सा है। तुम्हारे पास जो नक्शे का आधा हिस्सा है वो हमें दो। रैना आएगा तो उससे भी ले लेंगे, देवराज चौहान ने कहा। मामचंद मुस्कुराया। तुम मुस्कुराते बहुत हो, सोहनलाल बोला। मामचंद ने दांत दिखाए, फिर रेगिस्तान में एक तरफ देखते कह उठा। आज रेगिस्तान में कुछ और लोग भी मुझे दिखे। इतनी गर्मी में लोगों का रेगिस्तान में नजर आना मेरी समझ से बाहर है। वो हमारे आदमी हैं, सोहनलाल फौरन कह उठा। ओह, मामचंद व्यंग से कह उठा। पूरी तैयारी के साथ आए हो। कुछ इस तरह की दौलत को आनन फानन उठाकर बोरों में भरकर यहां से ले जाओगे, यही सोचा ना तुमने? तुम हमें नक्शा दो, देवराज चौहान बोला। मेरी हालत देख रहे हो, मामचंद तीखे स्वर में कह उठा। कभी मैं यहाँ कार में आया करता था। शानदार बिजनेस था मेरा, अकड़ थी मेरी। तुम नहीं समझ सकते, परंतु मेरा सारा बिजनेस बर्बाद हो गया। बहुत घाटा हुआ। मैं बंगले से फुटपाथ पर आ गया। अपने पराये हो गए। हालत ये हो गई कि खाने और पहनने को भी दिक्कत होने लगी।
अब तो शराब का खर्चा निकालने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, पर हर महीने की पहली तारीख को मैं यहाँ जरूर आता। इसलिए नहीं कि तुम लोग आ जाओगे और नक्शा तुम लोगों के हवाले करके मैं फिर मजदूरी करने चला जाऊंगा। देवराज चौहान और सोहनलाल की नजरें मिली। मामचंद ने सोहनलाल के हाथ से पानी की बोतल लेकर 2 घूंट पिया, फिर बोतल नीचे रख दी। साली गर्मी बहुत हो रही है, मामचंद बड़बड़ा उठा। पसीने से भरा चेहरा बांस से साफ किया। मैंने तुम लोगों का पानी पिया है, बदले में मेरी विस्की पीनी हो तो पी लो। रेत में धसी बोतल की तरफ मामचंद ने इशारा किया। तुम कुछ कह रहे थे, देवराज चौहान बोला। अच्छा, तो तुम्हें याद रहा कि मैं कुछ कह रहा था? मेरी बात का मतलब तो समझ गए होगे। नहीं समझे। देवराज चौहान शांत था। कैसे कागजी हो जो इशारा भी नहीं समझते? मामचंद मुस्कुराया। मैं पिछले 28 सालों से यहाँ आ रहा हूं तो इसलिए नहीं कि मेरे से नक्शा लेकर तुम लोग मौज करो। देख नहीं रहे कि मैं कड़की में हूं? क्या चाहते हो? हिस्सा। मुगल बादशाह की दौलत से तुम हिस्सा चाहते हो? देवराज चौहान मुस्कुराया। यही कह रहा हूं, लेकिन मुझे तो यही पता है कि सिक्का दिखाने पर मुझे आधा नक्शा मिल तो ले लो। मामचंद मुस्कुराया। सोहनलाल ने देवराज चौहान को देखकर कहा, ये तो हिस्सा लेकर ही रहेगा। पूरा हक बनता है हिस्सा लेने का। मेरी पुश्तें कब से नक्शे को संभालती आई हैं। हर महीने की पहली तारीख को यहाँ आते आते जिंदगी खत्म हो गई उनकी। मेरी भी खत्म हो जाती अगर तुम लोग ना आते। वैसे भी मेरी हालत तुम लोग देख ही रहे हो कि मुझे पैसे की कितनी सख्त जरूरत है। मामचंद ने अपनी हालत पर मुंह बनाया। शराब ने तो मुझे और भी बर्बाद कर रखा है कि रोटी बेशक ना मिले पर शराब मिलनी चाहिए। पैसा आ गया तो मैं अपने आप को ठीक कर। तुम हिस्सा मांग रहे हो तो रहना भी हिस्सा मांगेगा, देवराज चौहान बोला। वो तो नंबरी हरामजादा है, मामचंद होठ चबाकर कहा। मामचंद ने होठ चबाकर कहा। क्यों? साले के पास पैसा है, उसका बिजनेस फेल नहीं हुआ तो मुझे आंखें दिखाता है। मैंने कितनी बार उससे कहा कि हम दोनों मिलकर उस दबी दौलत तक पहुंच जाते हैं और आधा आधा लेते हैं, तो साला मुझे आंखें दिखाता है, मुझे कमीना कहता है। कहता है मैं दूसरों के पैसे पर नजर रख रहा हूं। साले का भी बिजनेस फेल हुआ होता तो तब उससे पूछता। तुम्हारा मतलब कि रहना हिस्सा नहीं मांगेगा? मैंने ऐसा कहा? शायद ऐसा ही कुछ अभी कहा है। मेरा ये मतलब नहीं था। तो 1 साल से वो मेरी बात मानने को तैयार है, लेकिन सयाना कहता है कि आधा नक्शा उसके हवाले कर दूं। वो ही देखेगा कि मुगल बादशाह की दौलत रेगिस्तान में कहां दबी है। मैं क्या पागल हूं जो उसे नक्शा दे दूं? साला चंपत हो जाए तो? वो तो ये भी नहीं बताता कि रहता कहाँ है। वो सारा माल लेकर खिसक जाने की सोचता है। मैं तो सिर्फ हिस्सा ही मांगता हूँ। क्या हिस्सा चाहिए तुम्हें? देवराज चौहान ने पूछा। पूरे माल का 1/4, और अगर नक्शा लेना चाहते हो तो मुझे 10 करोड़ दे दो। पहले 10 करोड़। मैं तुम्हें चौथाई देना पसंद करूंगा, देवराज चौहान मुस्कुराया। मामचंद ने देवराज चौहान को देखा। चंद पल देखता रहा। क्या सोचने लगे? देवराज चौहान ने पूछा। सोच रहा हूं कि तुम कितने बड़े हरामी हो, या फिर सिरे से शरीफ हो जो मेरी बात आसानी से मान गए। शक मत करो, मैंने तुम्हारी बात शराफत से ही मानी है। मुझे भरोसा दिलाओ। कैसे? जो आधा नक्शा मेरे पास है वो मैं तुम्हें सारा नहीं दूंगा। उसका एक टुकड़ा मैं अपने पास ही रखूंगा और वक्त आने पर तुम्हें दूंगा। ठीक है? इस सारे काम में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मतलब कि तुम मुझे साथ रखोगे। ठीक है? अगर तुमने कहीं पर भी मेरे से बेईमानी की तो नक्शे का जो टुकड़ा मेरे पास होगा वो मैं फाड़ दूंगा, जला दूंगा, ताकि कोई भी उस दौलत तक ना पहुंच सके। ऐसा भी नहीं है कि मैं उस दौलत को पाने के लिए मरा जा रहा हूं। देवराज चौहान मुस्कुराया। मेरे से हर मौके पर शराफत से पेश आओगे? वादा। मुगल बादशाह की दौलत से 1/4 मुझे दोगे? ईमानदारी से दोगे? वादा करता हूं। बड़ी शराफत से सर हिलाए जा रहे हो। कहीं ये तुम्हारा हरामीपन तो नहीं जो मेरी बातें माने जा रहा है? मैं ये सोचकर तुम्हारी बात मान रहा हूं कि मुगल बादशाह की दौलत मेरी व्यक्तिगत नहीं है, वो तो मुफ्त की दौलत है हम सबके लिए। ऐसे में मिलकर उस तक पहुंचे और उसे आपस में बांट लें तो नुकसान कहीं भी नहीं है। तुम्हारे विचार तो किसी धार्मिक नेता जैसे हैं। मामचंद ने देवराज चौहान को घूरा। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम मुझे घिसे हुए इंसान लगते हो, मामचंद बोला। सभी घिसे हुए होते हैं, तुम क्या कम घिसे हुए हो? मुझे तो वक्त ने घिस दिया, वरना पहले तो मैं ठीक ही था। तो हमारी बात पक्की? पक्की।
तुम बोलो, मामचंद ने सोहनलाल से कहा। मुझे क्या बोलना है, नौकर बंदा हूं। मालिक के हाँ हो गई तो मेरी भी हाँ है। मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। कहीं गड़बड़ को देखना, सबसे पहले तुझे ही पकड़ूंगा। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। गर्मी से तीनों का बुरा हाल हो रहा था। सर गर्म होकर तप रहा था, परंतु इस वक्त तीनों अपनी बातों में लगे हुए थे, जैसे सामान्य मौसम हो। रैना की बात करो, मामचंद बोला। उसे संभालना आसान नहीं। वो तो हम पर छोड़ दे, सोहनलाल बोला। तू क्या करेगा? हम रैना को आसानी से संभाल लेंगे, पर वो आएगा कब? आधा दिन तो निकल गया। वो कमीना मेरे से पहले ही हर 1 तारीख को आ जाता है, परंतु आज कहीं मर ना गया हो। मामचंद ने तीखे स्वर में कहा। मैं पहले ही कह देता हूं कि रैना को हल्के से ना लेना। वो नहीं है। वो नहीं बोलता, उसका पैसा बोलता है। उसका अंदाज देखकर तो मुझे आग लग जाती है, पर मैं उसके दांत भी नहीं तोड़ सकता। क्यों? दांत तोड़ने में क्या मेहनत लगती है? जो साला ऊंट से नीचे ही नहीं उतरता। आता है, ऊंट पर ही बैठा रहता है शाम तक। ऊपर बैठा बड़ी बड़ी बातें फेंकता रहता है। ऐसे में मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ जाए तो पांव पटक कर रह जाना पड़ता है। तुम्हारा क्या नाम है? एकाएक उसने देवराज चौहान से पूछा। देवराज चौहान। हाँ, याद आया, यही नाम बताया था। तुम सच में ईमानदार हो। मुझे धोखा तो नहीं दोगे? इस बार मामचंद कुछ बेचैन दिखा। जुबान देने के मामले में मैं बहुत ईमानदार हूं, देवराज चौहान बोला। मैं जो कहूं उस पर पूरा भरोसा कर लो। मेरा बाप कहता था कि इस दुनिया में सब कमीने हैं। जो शरीफ है तो समझो उसे मौका नहीं मिला। तुम्हारा बाप ठीक कहता था, देवराज चौहान बोला। पर दुनिया अभी भी जुबान वालों के दम पर टिकी हुई है। जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और नक्शे का एक हिस्सा मैं अपने पास रखूंगा। तुम्हारी ये बात मैं मान चुका हूं, देवराज चौहान बोला। नक्शा निकालो, सोहनलाल ने कहा। मामचंद ने तीखी निगाहों से सोहनलाल को देखकर कहा। नक्शा निकालूं? हाँ। तूने जहान भर की बातें कर ली, पर नक्शे के दर्शन नहीं। तेरा मतलब कि 28 साल से मैं नक्शा जेब में रखकर हर पहली तारीख को यहां आता हूं? मामचंद व्यंग से मुस्कुराया। मैनेजर साहब, वो नक्शा कीमती है और उसे मैंने बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखा है। हालांकि मेरी आज की स्थिति मुझे बैंक लॉकर का खर्चा सहने की इजाजत नहीं देती, पर मैंने अभी तक नक्शे की खातिर लॉकर नहीं छोड़ा। मतलब कि संभाल कर रखा है? मुझे तो शक होने लगा है कि तुम मैनेजरी कैसे करता है। नक्शा संभाल कर नहीं रखूंगा तो यहाँ क्या करने? वो कौन है? तभी देवराज चौहान के होठों से निकला। मामचंद और सोहनलाल की निगाहें भी उस तरफ घूमी जिधर देवराज चौहान देख रहा था। दूर, काफी दूर एक ऊंट चला आ रहा था। उसके साथ एक आदमी चल रहा था जो कि ऊंट की नकेल थामे था, और ऊंट की पीठ पर कोई बैठा दिख रहा था। ऊंट की पीठ पर एक छाता भी लगा हुआ था। आ गया नवाब की औलाद, मामचंद कड़वे स्वर में कह उठा। रैना? सोहनलाल ने मामचंद को देखा। वही तो ऊंट की सवारी पर आता है। मामचंद का स्वर कड़वा ही था। अब तुम इसके दांत तोड़ना चाहोगे तो तोड़ नहीं सकते। मेरी मानो तो कोशिश करके देख लेना, तब तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितने बेबस हो। तगड़ी खार खाते हो इससे। ये है ही इस काबिल। इसने मेरी बात मानी होती तो कब की हमने वो दौलत तलाश करके आधी आधी बांट लेनी थी। परंतु कमीना मेरे पर भरोसा नहीं करता। कहता है नक्शा इसे दे दूं, यही ढूंढेगा दौलत को। इसे मुझ पर भरोसा नहीं, मैं क्यों भरोसा करूं? बात तो तेरी ठीक है, सोहनलाल ने सिर हिलाया। अच्छा हुआ जो तुम दोनों में नहीं पटी, वरना हम खाली हाथ ही रह जाते। देवराचार्य ने मामचंद से कहा। तो वो आधा नक्शा तुमने बैंक के लॉकर में रखा है? हाँ। मामचंद ने देवराज चौहान को देखा। हमें कब दोगे? कल। आज तो बैंक पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी, मामचंद ने कहा। कहाँ रहते हो? सम गांव में या डेरा में? मैं जैसलमेर में रहता हूँ, वहीं पैदा हुआ था। पढ़ा लिखा, बिजनेस जमाया और वहीं नुकसान उठाया। वहीं फुटपाथ पर आया, मामचंद ने खींच भरे स्वर में कहा। जैसलमेर तो मेरे शरीर के अंग अंग में बसा है। तुम अब से हमारे साथ ही रहोगे। साथ क्यों? हमारा साथ रहना ही ठीक है। देवराज चौहान ने काफी दूर रेगिस्तान में इधर उधर बिखरे छोटे छोटे नजर आते लोगों को देखते हुए कहा। तुम बता रहे थे कि आज रेगिस्तान में तुमने कई नए चेहरों को देखा है। हाँ। वो तुम्हारे साथ के, हमारे साथ के नहीं है वो, बल्कि वो हमारे पीछे हैं।
क्योंकि वो जानते हैं कि मैं मुगल बादशाह की बहुत बड़ी दौलत पाने वाला हूं, जो कि रेगिस्तान में कहीं दबी है। वो उसी दौलत को पाने के लिए पीछे पड़े हैं। ओह, ये तो गड़बड़ वाली बात है। गड़बड़ की तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, क्योंकि वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं उस दौलत तक पहुंचूं। वो मेरे पास नहीं आते, दूर दूर मंडराते रहते हैं। परंतु उनका इस प्रकार आसपास रहना तो खतरे वाली बात है। मामचंद अपना पसीने से भरा चेहरा साफ करते हुए कहा। हम उस दौलत तक पहुंचेंगे तो तब मैं उन्हें संभाल लूंगा, देवराज चौहान बोला। कैसे? वो मुझ पर रहने दो। ऐसे कैसे रहने दूं? मामचंद गंभीर स्वर में कह उठा। उस दौलत का चौथा भाग मेरा है। मुझे उसकी चिंता सताने लगी है कि अगर मुझे वो दौलत न मिली तो मैं अपनी हालत कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा। मुझ पर भरोसा करो, वक्त आने पर मैं सब ठीक। उनके पास हथियार भी होंगे, वो ऐन मौके पर गोलियां चलाकर हमको मार देंगे। और तुम ठहरे कागज का बिजनेस करने वाले, तब तुम इन्हें कैसे संभाल लोगे? वो लोग तो तुम्हारी भी ऐसी तैसी। सुन सुन, सोहनलाल ने हाथ उठाकर उससे कहने से रुका। अब मेरी बात ध्यान से सुन। कागज का बिजनेस हम जरूर करते हैं, परंतु ये वो कागज नहीं जो तू सोच रहा है। तुमने बताया तो था कि रद्दी कागज बनाकर विदेशों में सप्लाई। वो तो मैं तुमसे मजाक कर रहा था। अब बात शुरू हो ही गई है तो जान लो कि हम इस कागज का बिजनेस करते हैं। कहते हुए सोहनलाल ने जेब से नोट निकालकर उसे दिखाया। ये कागज के नोट। नकली नोट छापते हो? उल्लू के पट्टे नोट पैदा करते हैं, सोहनलाल ने होंठ भींच कर कहा। ये देख। कहने के साथ ही सोहनलाल ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसे दिखाई, फिर वापस जेब में रख ली। हम लोहे का बिजनेस भी करते हैं। तुमने देख ही लिया है कि लोहा हम हमेशा अपनी जेब में रखते हैं। बचपन में मुझे एक पंडित ने हाथ देकर बताया था कि लोहे का बिजनेस करूंगा तो साथ में कागज का काम बहुत फलेगा। वो ही हो रहा है। मामचंद के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। तो तुम रिवॉल्वर भी रखते हो? कागज के नोटों को संभालने के लिए लोहा भी रखना पड़ता है। तू डर मत, ये तेरे लिए नहीं है। मैं तो तुझे ये बता रहा हूं कि जो लोग हमारे आसपास उस दौलत को पाने की ताक में हैं, उन्हें हम कैसे संभालेंगे। पर तुमने मुझे संभाल लिया तो? देवराज चौहान ने तेरे साथ वादा किया है कि वह तेरे को चौथा हिस्सा देगा, तो तेरे को चौथा हिस्सा जरूर मिलेगा, सोहनलाल ने आवाज में आत्मविश्वास भरकर कहा। हम पे भरोसा रख, हमसे बढ़िया लोग तुझे कहीं नहीं मिलेंगे। मुझे सच में नहीं मारोगे और हिस्सा दोगे? मामचंद परेशान दिखने लगा। एक बार यकीन करके देख, फिर दूसरी बार का मौका ही कहाँ मिलेगा। मामचंद बोला। दौलत मिलते ही मुझे मार दोगे। हमारे साथ रहकर घबराने की जरूरत नहीं, देवराज चांद ने पास आते ऊंट को देखते हुए कहा। मैंने तुम्हें जबान दी है मामचंद कि अगर हम उस दौलत को तलाश कर पाए तो तुम्हें चौथा हिस्सा जरूर मिलेगा। मामचंद ने गहरी सांस ली, कुछ कहा नहीं। वो ऊंट पास पास आता जा रहा था। मामचंद ने भी ऊंट को देखा। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि रेगिस्तान के किस हिस्से में वो दौलत दबी पड़ी है? देवराज चांद ने पूछा। पता होता तो रेगिस्तान का वो हिस्सा खोद दिया होता, मामचंद मुंह बनाकर बोला। तुम कहते हो कि दौलत मिली तो मुझे चौथा हिस्सा दोगे। सच बात तो यह है कि मुझे तुम्हारी बात का जरा भी भरोसा नहीं, परंतु मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। दाने दाने को मोहताज हूं, यानी कि मेरा दाव पर कुछ भी नहीं लगा। ऐसे में तुम्हारे साथ हो जाने का एक ही रास्ता है मेरे पास, और इस रास्ते पर चलकर मैं देखना चाहता हूं कि क्या होता है। जो भी होगा मुझे मंजूर होगा। देवराज चौहान मामचंद को देखकर मुस्कुराया। मामचंद के चेहरे पर भी फीकी मुस्कान उभरी। कड़कती धूप और गर्म हवा ने उनकी हालत बिगाड़ रखी थी। नीचे रेत जल रही थी, वहां खड़ा होना कठिन हो रहा था, परंतु यहां से हटने की गुंजाइश नहीं थी। वो ऊंट अब स्पष्ट तौर पर पास आ चुका था। देवराज चौहान और सोहनलाल की निगाह ऊंट पर बैठे व्यक्ति पर जा टिकी। नवाब की सवारी आ गई देवराज चौहान साहब, मामचंद ने एकाएक दांत फाड़े। तुम्हारा और इसका ईंट कुत्ते का वैर है, सोहनलाल प्यार से बोला। ऐसा ही है ये, मामचंद कुड़कर बोला। वो ऊंट अब पास आ चुका था और फिर एक जगह ठहर गया। वो सिर्फ 15 कदमों की दूरी पर था। ऊंट वाले ने ऊंट की नकेल थाम रखी थी। ऊंट की पीठ पर छाते के नीचे 50-52 वर्ष का व्यक्ति बैठा था, जो कि क्लीन शेव था। उसका चेहरा बता रहा था कि वो पैसे वाला व्यक्ति है। उसने कीमती पैंट कमीज और वैसे ही कीमती जूते पहने थे।
हाथ में पेप्सी की बड़ी बोतल और गिलास थाम रखा था। ऊंट रुकते ही वो हौले से हंसा और गिलास में पेप्सी डालकर एक ही सांस में पी गया। मामचंद कड़वी निगाहों से उसे देख रहा था, फिर कह उठा, साले पेशाब आएगा तब तो ऊंट पर से उतरेगा। मामचंद की बात पर ऊंट पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर जहरीले भाव उभरे। वो बोला, तो आज दो लोगों को साथ ले आया है, ये सोचकर कि मैं इनसे डर जाऊंगा और आधा नक्शा तुझे दे दूंगा। इसके साथ ही उसने खाली गिलास को पेप्सी के मुंह पर उल्टा किया और जेब से रिवॉल्वर निकालकर दिखाता हुआ बोला, ये देख, रिवॉल्वर है। अगर तूने जरा भी चालाक बनने की कोशिश की तो मैं तुझे मार दूंगा मामचंद। बहुत बहादुरी की बात कर रहा है आज तू, मामचंद व्यंग से बोला। फिर पलटकर सोहनलाल और देवराज से कह उठा, मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था कि इसकी बातें सुनकर इसके दांत तोड़ने का दिल करता है। कब से तेरी तमन्ना है मेरे दांत तोड़ने की फकीर चंद? फकीर चंद नहीं, मामचंद, मामचंद ने दांत भींच कर कहा। मामचंद तू कभी था, अब तो फकीर चंद है, कंगाल हुआ पड़ा है। इन्हें अपने साथ क्यों लाया है यहाँ? ये पहले से ही यहाँ थे, मैं नहीं लाया। अच्छा? ऊंट पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर व्यंग के भाव थे। इतनी धूप में ये क्या सड़ने आए हैं जो? मेरा नाम सोहन लाल है और ये देवराज चौहान है। हम मुंबई से आए हैं। मुंबई से? वो तीखे स्वर में बोला, मैं भी मुंबई जा चुका हूँ। वहां लाल किला है, मैंने कई बार देखा है। लाल किला मुंबई में नहीं, दिल्ली में है, सोहनलाल बोला। अच्छा, वो मुस्कुराया। मुंबई में कहाँ रहते हो? अंधेरी वेस्ट में। मामचंद ने तुम लोगों को क्यों बुला लिया? हमें किसी ने नहीं बुलाया, हम खुद ही यहाँ आए हैं। मुझे बेवकूफ बनाने चले थे, वो बोला, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में फंसने वाला नहीं। दांत तोड़ने का दिल करता है ना? मामचंद सोहनलाल से जले भुरे स्वर में कह उठा। हमारी बात का भरोसा करो, सोहनलाल ने कहा, हम ठीक कह रहे हैं, बकवास बंद करो। वो ऊंट पर बैठा चेहरे से पसीना पोंछते हुए कह उठा, तुम लोगों को मामचंद लाया है कि मुझे पकड़कर मेरे से नक्शा ले सको, पर मैं तुम सबको गोली मार दूंगा अगर ऐसा कुछ किया तो। मुझे तो पहले से ही पता था कि मामचंद ऐसी हरकत कर सकता है, तभी तो मैंने रिवॉल्वर रखनी शुरू कर दी थी। और अब ऊंट की लगाम पकड़े खड़ा व्यक्ति ऊंट पर बैठे आदमी से बोला, मैं कुछ कहूं साहब जी? क्या? ये दोनों साहब 4 दिन पहले भी यहाँ आए थे, गांव के आदमी गिरधर को लेकर इन स्तंभों के पास आए थे, और आज ये दोनों सुबह ही इस तरफ आए हैं। मामचंद साहब तो बहुत दिन बाद यहाँ आए हैं, उसने कहा। सच कहता है? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आपको कई सालों से अपने ऊंट पर बिठाकर हर पहली तारीख को यहाँ लाता हूँ, उसने कहा। मैं तो आपसे झूठ बोलने की सोच भी नहीं सकता। ये दोनों अकेले ही यहाँ पर आए हैं। उसने सोहनलाल और देवराज चौहान को देखा। तो तुम दोनों का तो तुम दोनों का मामचंद से कोई मतलब नहीं? नहीं। मामचंद को पहले जानते भी नहीं? नहीं। तो फिर यहाँ क्या करने आए? तुम्हारा नाम क्या है? सोहनलाल ने पूछा। रैना कह लो मुझे। अब उसके गर्मी और पसीने से भरे चेहरे पर उलझन दिखाई देने लगी थी। सोहनलाल ने देवराज चौहान से कहा, इससे तुम बात करो। देवराज चौहान ने जेब से सिक्का निकाला और ऊंट पर बैठे रैना को दिखाया। ये क्या है? रैना की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान ने ऊंट पर बैठे रैना की तरफ सिक्का उछाल दिया। रैना ने फौरन पास आया सिक्का लपका और उसे ध्यानपूर्वक देखने लगा। देवराज चौहान और सोहनलाल की निगाह रैना पर टिकी रही। मामचंद बांह से पसीने भरा चेहरा पोंछता हुआ बड़बड़ा उठा। ये क्या है? रैना ने सिक्के पर से निगाहें हटाकर देवराज चौहान को देखा। तुम अच्छी तरह जानते हो ये क्या है, देवराज चौहान बोला। मैं सब समझता हूँ, रैना कह उठा। ये मामचंद की चाल है मुझसे वो आधा नक्शा लेने की, परंतु मैं। मामचंद ठहाका मारकर हंस पड़ा। रैना ने मामचंद को घूरा। तू तो बहुत सयाना निकला जो मेरी चाल समझ गया, मामचंद हंसी रोकते हुए बोला। जुबान बंद रख शराबी कहीं के, रैना झल्लाकर कह उठा। ये किसी की चाल नहीं, देवराज चांद ने रैना को देखते हुए कहा। हम ही वो हैं जो सिक्का लेकर आए हैं। यकीन नहीं होता, ये सब सपने जैसा है, रैना व्याकुल सा कह उठा। तुम लोग सच में सिक्का लेकर आए हैं? सिक्का तुम्हारे हाथ में है, देख लो। रैना कुछ कहने की अपेक्षा दोनों को देखता रहा। बेहतर होगा कि इस ऊंट वाले को दूर भेज दो ताकि हम आगे की बात कर सकें, देवराज चौहान बोला। रैना खामोश सा उसी स्थिति में रहा। क्या उलझन है तुम्हें? देवराज चौहान ने पूछा। मुझे तुम लोगों के वजूद पर विश्वास नहीं आ रहा।
रैना बोला। 250-300 सालों तक कोई सिलसिला सलामत कैसे रहे? तुम भी तो यहाँ पहली तारीख को आते हो। हाँ, तुम्हारी बीती पुश्तों के लोग भी आते थे। सिलसिला कायम है ना? हाँ, बस इसी तरह सिक्के का भी सिलसिला कायम है। मैं आ गया सिक्का लेकर। ऊंट पर बैठे रैना ने गहरी सांस ली। नवाब की औलाद, अब तो नीचे आ जा, मामचंद ने व्यंग से कहा। सिक्का मुझे वापस दो, देवराज चौहान ने कहा। रैना ने सिक्का देवराज चौहान की तरफ उछाला। देवराज चौहान ने सिक्का थामकर जेब में रखा। तभी रैना ऊंट वाले से कह उठा, हरबंस, तुम कुछ दूर चले जाओ, हमें कुछ बात करनी है। जी साहब जी। हरबंस ने लगाम छोड़ी और रेत पर आगे बढ़ता वहां से 50 कदम दूर चला गया। नीचे नहीं उतरेगा? मामचंद मुस्कुराया। तेरे को क्या तकलीफ है? रैना ने कड़वी निगाहों से उसे देखा। मैं तेरे दांत तोड़ना चाहता हूं। मेरे पास रिवॉल्वर है, भूल गया क्या? दिखाऊं फिर से? उसमें गोलियां नहीं है, भरी हुई है। हवा में गोली चलाकर दिखाऊं? तेरे में हिम्मत नहीं है गोली चलाने की। तेरी बातों में फंसकर मैं एक गोली खराब नहीं करूंगा, बहुत महंगी आती हैं गोलियां। कहने के साथ ही रैना ने देवराज चौहान से कहा, सिक्का तो मैंने देख लिया है, अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे पास आधा नक्शा है, वो हमें दे दो। तो तुम लोग मुगल बादशाह की दौलत की तलाश शुरू करने वाले हो? हाँ, पर मैं तुम्हें नक्शा क्यों दूं? रैना गंभीर स्वर में बोला। वो दौलत तुम लोगों की तो है नहीं। तुम मुगल बादशाह के वंशज नहीं हो। तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें नक्शा देते हुए कहा होगा कि यहाँ पर आकर जो तुम्हें सिक्का दिखाए उसे नक्शा देना। मेरे बड़ों की बात छोड़ो, वो इतने समझदार नहीं थे। मैं ज्यादा समझदार हूं। मामचंद हंसा। क्या चाहते हो? मुझे भी उस दौलत में हिस्सा मिलना चाहिए। कितना? मामचंद से तुम लोगों का क्या तय हुआ है? रैना ने मामचंद पर नजर मारकर कहा। ये उस दौलत का 1/4 लेगा। इसे तीसरा हिस्सा मांगना चाहिए था। रैना ने मामचंद पर नजर मारकर कहा। ये उस दौलत का 1/4 लेगा। इसे तीसरा हिस्सा मांगना चाहिए था। रैना ने कहा, ठीक है, मुझे भी 1/4 मिलना चाहिए। मंजूर है, देवराज चौहान बोला। सोहनलाल ने देवराज चौहान को देखा। हामी भरकर कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? रैना शक भरे स्वर में कह उठा। हमारी एकदम हाँ मिल गई इसलिए तुम शक खा रहे हो? सोहनलाल ने कहा। इतनी शराफत से मान रहे हो, ऐसे में शक तो मन में आएगा ही। रैना पैनी निगाहों से दोनों को देख रहा था। ये बात हमारी मामचंद से हो चुकी है, इसलिए सोचने में वक्त नहीं गंवाना पड़ा। तुम नक्शा कब दे रहे हो? सोहनलाल ने पूछा। मामचंद कब देगा? ये हमारे साथ ही रहेगा और कल सुबह 11 बजे तक नक्शा हमें दे देगा। जब मुझे इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि मामचंद ने नक्शा दे दिया है तो मैं भी दे दूंगा। तुम कहाँ रहते हो? देवराज चौहान बोला। जैसलमेर में। कल दोपहर का कोई भी वक्त रख लो मुलाकात का। कल दोपहर का कोई भी वक्त रख लो मुलाकात का, देवराज चौहान ने रैना पर निगाह मारकर कहा। मामचंद का दिया नक्शा हमसे देखकर तुम अपना नक्शा भी हमें दे, उसके बाद क्या होगा? रैना ने पूछा। क्या मतलब? मैं नक्शा तुम्हारे हवाले कर दूंगा, उसके बाद मेरी स्थिति क्या रहेगी? तुम हमारे साथ रह सकते हो। हम दोनों नक्शों को मिलाकर ये जानने की चेष्टा करेंगे कि रेगिस्तान के कौन से हिस्से में मुगल बादशाह की दौलत। मेरे ख्याल में वो नक्शा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम रेगिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम जानते हो? देवराज चांद ने पूछा। नहीं। तुम? देवराज चांद ने मामचंद से पूछा। मैं तो रेगिस्तान के बारे में इतना ही जानता हूं कि यहाँ गर्मी से बुरा हाल हो जाता है, विस्की पीने का भी मन नहीं करता। शराब? रहना कह उठा। चुप कर नवाब की औलाद, मामचंद ने गुस्से से कहा। रहना हंसने लगा। साले कभी तो ऊंट से उतरेगा, तब तेरे दांत। अगर तूने मुझ पर भरोसा करके अपने हिस्से का नक्शा मेरे को दिया होता तो अब तक हम उस दौलत को ढूंढकर आधी आधी। तूने भी तो मुझ पर भरोसा नहीं किया, मामचंद ने तीखे स्वर में कहा। दो बिल्लियों के बीच बंदर फैसला कराने आ पहुंचा। रैना ने देवराज चौहान की तरफ इशारा किया। ये बेकार की बातें छोड़ो और काम की बात करो। कल तुम कहाँ मिलोगे रैना? देवराज चौहान ने पूछा। डेढ़ा में, दोपहर 3 बजे। नक्शा लेकर आऊंगा, परंतु पहले मुझे मामचंद वाला नक्शा देखना होगा। देख लेना। डेढ़ा में कहाँ मिलोगे? मिस्टर देवराज चौहान, डेढ़ा में पश्चिम की तरफ रेगिस्तान पड़ता है। उसी रेगिस्तान की शुरुआत में मैं तुम्हें कल दोपहर के 3 बजे इंतजार करता मिलूंगा, और मुझे विश्वास है कि हम लोग मिलकर आगे का काम करेंगे। ऐसा ही होगा, हम पर किसी तरह का शक न करो, देवराज चौहान बोला। हम दौलत को ढूंढ निकालेंगे।
रैना ने आवाज देकर दूर खड़े हरबंस को बुलाया। अपना पता हमें बता दो, ताकि देवराज चौहान ने कहना चाहा। पते की क्या जरूरत है, कल हम मुलाकात कर ही रहे हैं। रैना मुस्कुराया। एक दूसरे का फोन नंबर तो पास में होना चाहिए। रैना ने अपना फोन नंबर उसे दे दिया। देवराज चौहान ने अपना नंबर दे दिया। हरबंस को जब रैना का इशारा मिला तो हरबंस लगाम थामे ऊँट लिए वापस चल पड़ा। साला, मामचंद ने कड़वे स्वर में कहा। ऊँट से नहीं उतरा। हमें भी अब चलना चाहिए, देवराज चौहान ने कहा। चलो। कहने के साथ ही मामचंद ने रेत में धंसाकर खड़ी करी विस्की की बोतल थाम ली। वो वापस चल पड़े। रैना का ऊँट काफी आगे जा चुका था। दोपहर के इस वक्त सूरज सिर पर पहुंचकर आग उगल रहा था। रेत तप रही थी। धूप तो जैसे शरीर में आग लगा रही थी। पसीने से बुरा हाल हो रहा था। तुम लोग डेरा में होटल में ठहरे हो? मामचंद ने पूछा। हाँ। पीने की बुरी आदत है मुझे। बोतल देते रहना मुझे, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। इतनी क्यों पीते हो? सोहनलाल बोला। वो भी इस बुरी गर्मी में। जब तक बढ़िया धंधा चलता रहा तो नहीं पीता था। नुकसान हुआ, सब बर्बाद हुआ तो पीने लगा। पीनी है तो शाम को पियो, कम से कम दिन में मत पियो। मामचंद गहरी सांस लेकर रह गया। वो गर्म रेत पर कदम उठाते सम गांव की तरफ बढ़ते जा रहे थे। सम गांव जाने का रास्ता तो जानते हो ना? सोहनलाल ने एकाएक पूछा। आंखें बंद करके वहां पहुंच सकता हूँ, मामचंद ने कहा। जाने कितनी बार ये रास्ता तय कर चुका हूँ। चलते चलते वे रेत पर थोड़ा आगे पीछे हुए तो सोहनलाल धीमे स्वर में बोला। तुम क्या गड़बड़ करते फिर रहे हो? कैसी गड़बड़? देवराज चांद ने आगे जाते जाते मामचंद को देखा। रिमी को तुमने उस दौलत का आधा हिस्सा देने को कहा है, सोहनलाल ने कहा। हाँ। चौथाई मामचंद को और चौथाई रैना को। हाँ। देवराज चांद के पसीने से भरे चेहरे पर मुस्कान उभरी। ये कैसे हो सकता है कि सारी दौलत तुम दूसरों में बांट दो और खुद कुछ ना लो? आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदलेगा। क्या मतलब? तुम टोनी पार्कर, मोहनदासा और नागरे को भूल रहे हो, जो हम पर नजर रख रहे हैं। उसे भी याद रखो, जो मुझे डॉन जी कहता है। और चंकी नाम के हत्यारे को तो तुम जरा भी नहीं भूले होगे। ये लोग भी वो ही हैं जो दौलत चाहते हैं। सोहनलाल बेचैन सा दिखा। स्पष्ट बात तो यह है कि अभी कुछ भी तय करना मुमकिन नहीं कि आने वाले वक्त में दौलत के साथ क्या होगा। मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है। इतने लोगों के होते हुए तो मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। तुमने तो रिमी, मामचंद और रैना से कैसे वादा कर लिया कि अगर दौलत पर मेरा बस रहा होता तो मैं अपने वादे पर कायम हूं, देवराज चौहान ने कहा। यह तो उलझन वाली बात होगी। सबसे पहले मैं नक्शा पाना चाहता हूँ, फिर दौलत तक पहुंचना मेरा काम होगा। तब तक बहुत कुछ बदलेगा। सब लोग दौलत को पाना चाहते हैं और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि दूसरा दौलत तक पहुंचे। इनकी आपस में ही लड़ाई हो जाएगी। जैसे कि अभी तक चंकी ने टोनी पार्कर के 2 आदमियों को मारा है। ये सब कुछ आने वाले वक्त में तेज हो जाएगा। बहुत कुछ बदलेगा। परंतु हम लोगों को इन सब से कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि हम उस दौलत तक पहुंचने की चेष्टा में हैं। इस तरह तो खतरा हमें भी हो, बहुत हद तक हम सुरक्षित रहेंगे, देवराज चांद ने विश्वास भरे स्वर में कहा। तभी आगे चलता मामचंद ठिठका और पलट कर बोला। तुम लोग पीछे रहकर क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारे काम की बात नहीं है। मुझे उस दौलत में से 1/4 हिस्सा दोगे ना? सब ठीक रहा तो तुम्हें हिस्सा जरूर मिलेगा। ठीक से क्या मतलब है तुम्हारा? दोनों मामचंद के पास जा पहुंचे। वो तीनों एक साथ आगे बढ़ने लगे। हमारे पीछे लोग लगे हैं, उनसे भी तो निपटना है, देवराज चांद बोला। तुमने तो कहा था कि तुमसे तुम निपट लोगे। ख्याल तो यही है मेरा। वो लोग हैं कौन? अब तो तुमने हमारे साथ ही रहना। धीरे धीरे सब कुछ जान जाओगे। तुम कागज का ही बिजनेस करते? कागज और लोहे का, सोहनलाल कह उठा। लोहा मतलब रिवॉल्वर, कागज मतलब नोट। मजाक मत करो तुम। वक्त आने पर तुझे पता चल जाएगा मामचंद कि ये मजाक नहीं है, सोहनलाल मुस्कुराए। तुम्हारी बातें मेरी समझ में ठीक से आ नहीं रही। सोहनलाल ने कुछ नहीं कहा। जल्दी वो तीनों सम गांव जा पहुंचे। अगला दृश्य। वो तीनों डेड़ा के महक होटल पहुंचे। मामचंद को अपने बगल वाला कमरा लेकर दे दिया। 2 विस्की की बोतल उसके कमरे में रख दी गई। उसके कहने पर लंच भी मंगवाया गया। सोहनलाल ने लंच उसके साथ ही किया। आरामदेह होटल में रुका पाकर
मामचंद ने चैन की सांस ली। लंच के दौरान ही उसने आधी बोतल पी ली थी, परंतु वह सामान्य रहा, नशे में नहीं लग रहा। जब मेरा बढ़िया बिजनेस चलता था तो मैं महंगे से महंगे होटल में रहा करता था, मामचंद बोला। अब तेरे पास फिर से बहुत सा पैसा आने वाला है, सोहनलाल मुस्कुराया। यकीन नहीं होता, मामचंद ने गहरी सांस ली। एक बार बर्बाद होकर दोबारा उठना बहुत कठिन होता है। बैंक लॉकर की चाबी कहाँ है? सोहनलाल ने पूछा। क्यों? मोहन मामचंद की नजरें सोहनलाल पर टिकी। कल लॉकर खोलकर नक्शा निकालना है, इसलिए पूछ रहा हूँ। चाबी मैंने संभाल रखी है, तुम उसकी फिक्र मत करो। क्या तुम मेरे साथ इसी कमरे में रहोगे? हाँ, मैं भागने वाला नहीं, मुझे दौलत की सख्त जरूरत है। मैं जानता हूं तुम भागोगे नहीं। डर तो इस बात का है कि कोई तुम्हें उठाकर न ले जाए। सोहनलाल देवराज चौहान के कमरे में पहुंचा तो उसे कॉफी के घूंट लेते पाया। लंच कर लिया? सोहनलाल बैठते हुए बोला। हाँ, जब तक हमारे हाथ नक्शा नहीं आ जाता तुम मामचंद के साथ ही रहोगे, देवराज चौहान ने कहा। मैंने भी यही सोचा है, लेकिन रैना के बारे में शंका है कि वो कल नक्शा लेकर आएगा। उसे आना ही पड़ेगा। उसके पास मौजूद आधा नक्शा बेकार है। अगर उसे चौथा हिस्सा चाहिए तो वह जरूर आएगा। मुझे उन लोगों की चिंता है जो हम पर नजर रख रहे हैं। हमें उनसे कोई खतरा नहीं है। वो तो ठीक है, पर तभी देवराज चौहान का मोबाइल बजने लगा। देवराज चौहान ने बात की। दूसरी तरफ रिमी थी। आज तुम्हारा फोन लग गया, रिमी की आवाज कानों में पड़ी। तुम डेरा में क्या कर रहे हो देवराज चौहान? कल दोपहर बाद तुम तीनों डेरा में मेरे पास आ सकते हो। कल क्यों? आज क्यों नहीं? कल ही आना, देवराज चौहान ने कहा। टोनी पार्कर, मोहन दासा और नागरे भी डेरा में हैं, परंतु तुम्हें या कुंदा को उनसे घबराने की जरूरत नहीं। तुम लोगों को मेरे पास आया देखकर वो शांत रहेंगे। शांत क्यों रहेंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उस दौलत तक पहुंचने के लिए भाग दौड़ कर रहा हूं। मैंने तो सोचा था कि तुम इन लोगों से पीछा छुड़ा चुके होंगे। रिमी के लहजे में चिंता थी। उन तीनों की मुझ पर नजर है। हम कल वहां पहुंचे तो नागरे मालवे को और दासा मुझे मार सकता है। मुझ पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। अगर मुझ तक पहुंचने से पहले तुम लोग उनकी निगाह में आ गए, तब की गारंटी मैं नहीं ले सकता, परंतु मुझ तक पहुंच जाने के बाद तुम लोगों को वो कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा कैसे चलेगा कि तुम उस दौलत तक पहुंचने के फेर में हो और वो सब तुम्हें देख रहे? अभी ऐसे ही चलने दो। जब मिलोगी तो इस बारे में बात होगी। जगमोहन को फोन दो। चंद पलों बाद जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। डेढ़ा में क्या चल रहा है? आज चार स्तंभों के पास उन दोनों से मिले, देवराज चांद ने कहा। तो वो लोग पहुंचे? उनमें से एक हमारे पास होटल में ही है। वो कल बैंक लॉकर से नक्शा निकाल कर देगा। दूसरा कल दोपहर को मिलेगा, वो भी बाकी का आधा नक्शा देगा। उसके बाद मुगल बादशाह की दौलत तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। मैंने रिम्मी से कह दिया है कि कल दोपहर बाद तुम दोनों मेरे पास आ जाओ। मतलब कि सब कुछ ठीक चल रहा है? उधर से जगमोहन ने कहा। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही है। दासा, पार्कर और नागरे डेरा पहुंच चुके हैं। ये तो गड़बड़ वाली बात है। सब ठीक है, तुम कल यहाँ पहुंचो, उसके बाद बात होगी। क्या वो लोग तुम पर नजर रख रहे हैं? पूरी हरकतों पर, कहते हुए देवराज चांद के चेहरे पर मुस्कान उभरी। इस पर भी तुम कहते हो कि सब ठीक है? हाँ ठीक है। तुम्हें वहां कोई परेशानी तो नहीं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। प्रेमी और कुंदा मालवे दामादों की तरह मेरी सेवा और देखरेख कर रहे हैं। देवराज चांद ने फोन बंद किया तो पास बैठा सोहनलाल कह उठा। कल तुम उन लोगों को यहाँ बुलवा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? गलत क्या है इसमें? रिम्मी मोहन दासा को धोखा देकर तुम्हारे साथ आ मिली। ऐसे में मोहन दासा रिम्मी को सामने पाकर छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही नागरिक करेगा कुंदा मालवे के साथ। कुंदा मालवे ने नागरिक के फार्म हाउस पर बुरी तरह हमला करके वहां के सब आदमियों को मारकर जगमोहन को आजाद कराया था। दोस्तों, ये सारी कहानी आप हमारे पिछले ऑडियो बुक 100 माइल्स में सुन सकते हैं। वैसे आप चौथे एपिसोड पर हैं डॉन जी के, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपने वो कहानी सुन ली हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम उन दोनों को यहाँ बुलाकर उनके लिए मुसीबतें बढ़ा रहे हो। मैं नहीं समझता कि रिम्मी और कुंदा मालवे को मेरे पास देखकर मोहन दासा या नागरे कुछ करने की सोचेंगे। सबसे पहले वो इस बात का इंतजार करेंगे कि मैं कब मुगल बादशाह की दौलत तक पहुंचता हूँ। कुछ भी गड़बड़ करके वो मेरा ध्यान नहीं बटाना चाहेंगे। अपने हर कदम पर उन्हें इस बात का डर होगा कि मैं कहीं पीछे न हट जाऊं इस मामले से, क्योंकि वो मुझ पर नजर जरूर रख रहे हैं, परंतु ये नहीं जानते कि मैं किस तरह उस दौलत तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहा हूँ। पार्कर और मोहन दासा भी ये जानते हैं कि मुझसे जबरन कुछ नहीं जाना जा सकता, क्योंकि नागरे मुझे कैद में रखकर ऐसी कोशिश कर चुका है।
यानी कि वो किसी भी हाल में मुझ पर हाथ डालने की नहीं सोचेंगे। मान लो तुम्हारी सोच गलत हुई और नागरे या मोहनदासा ने रिम्मी या मालवे को शूट कर दिया तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। रिम्मी और कुंदा मालवे ने जो किया अपनी मर्जी से किया, मेरे कहने पर नहीं किया, बल्कि अपने मतलब की लालच की खातिर किया। मैंने तो रिम्मी को रोका भी था कि वो मोहनदासा के खिलाफ जाएगी तो मोहनदासा उसे छोड़ेगा नहीं, परंतु रिम्मी पर तो दौलत का हिस्सेदार बनने का भूत सवार था और अपने आशिक कुंदा मालवे को भी इस मामले में खींच लाई। अब मैं जगमोहन को अपने पास देखना चाहता हूँ। ऐसे में रिम्मी और कुंदा मालवे को भी मेरे पास आना होगा, क्योंकि वो उस दौलत का आधा हिस्सा लेना चाहते हैं। ऐसे में वो मुझे अकेला छोड़कर मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर नागरे और मोहनदासा रिम्मी कुंदा मालवे का शिकार कर लेते हैं तो आधे हिस्से के हकदार खत्म हो जाएगा। सोहनलाल ने कहा, अवश्य हिस्सेदार खत्म हो जाएंगे, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता और मुझे पूरा यकीन है कि अभी तो दोनों सलामत रहेंगे। कब तक सलामत रहेंगे? शायद तब तक जब तक कि हम दौलत ना पालें। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। ये मामला खतरनाक होता जा रहा है, देवराज चौहान बोला। हाँ, यही मैं सोच रहा हूं। सोहनलाल ने मुस्कुराने की चेष्टा की। ऐसी दौलत को पाना या हिस्सेदार बनना, ऐसे मामले खतरनाक ही होते हैं। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, तुम मामचंद के पास जाओ, उसे ज्यादा देर अकेला मत छोड़ो। कोई उस पर हाथ डालने की बेवकूफी कर सकता है। कोई ये भी सोच सकता है कि हम मामचंद को अपने साथ क्यों रखे हैं। शायद वो उस दौलत तक पहुंचने का रास्ता जानता हो। मतलब कि हम पर टोनी पार्कर, दासा और नागरे की तरफ से खतरा आ सकता है। जो भी हो, कम से कम हमें निश्चित होकर बैठना चाहिए। सॉरी, जो भी हो, कम से कम हमें निश्चित होकर नहीं बैठना चाहिए। सोहनलाल कुछ पल देवराज चौहान को देखता रहा, फिर उठकर बाहर चला गया।